नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, पहला अध्याय हमने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए एनसीईआरटी में, उन पे बात करेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है। एक इक्वेशन दी है यहाँ पे, इसे बोलते हम लेड ऑक्साइड, पीबी लेड होता है, लेड ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हो रही कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे लेड अलग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहला लिखा हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है। तो अपचयन मैंने आपको बताया था, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसे अपचयन बोलते हैं हम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सीसा है उससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये पहला वाला आंसर सही है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब इसमें उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये वाला भी सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये गलत है क्योंकि वो उपचयित नहीं हो रहा है। और चौथा है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर जो होगा वो पहला और दूसरा वाला होगा, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, एक अभिक्रिया आपको दिख रही होगी, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको दिख रहा है Fe2O3 और इसमें एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा रहा है, मतलब विस्थापित कर रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई। अगला आपके पास जो लोहे का चूर्ण होता है, मतलब ये बोलना चाह रहा है आयरन है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं, तो उससे क्या होता है, सही निशान आपको लगाना है। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या होगा, जो आयरन है वो इसे हटा देगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा, तो FeCl, और मतलब आयरन क्लोराइड बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई, तो ये हो गया, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। तो जो प्रश्न उत्तर जो दिया हुआ है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आपको बताया था मैंने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यदि समीकरण में तीर के निशान की बाईं बाईं ओर मतलब जो अभिकारक होते हैं और दाईं ओर मतलब जो उत्पाद होते हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। और इसे क्यों किया जाता है, इसे क्यों संतुलित करना आवश्यक होता है, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसीलिए मतलब ये हुआ इसका कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। अगला आपके पास ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, और इसके ऊष्माक्षेपी आपको बताया था मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जो जो ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषित करता है, अवशोषण करता है, उसे बोला जाता है ऊष्माशोषी, मतलब ऊष्मा को सोखना होता है। तो इसमें अभिक्रिया जैसे सूर्य का प्रकाश, कोई भी आप दे सकते हो, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जो सोडियम है, अगर हम इसे क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो इसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है और स्पेशली नोट्स में दिया भी गया है कि हमारे शरीर में
ऊर्जा हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के दौरान भोजन के जो बड़े अणु होते हैं ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और हमारी जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसी को बोला जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ग्लूकोज है C6H12O6। जैसी ऑक्सीजन से, मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे अभिक्रिया करता है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल का अणु और बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर को देता है, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में है जो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, आपको समीकरण देना है। तो आपको बताया था मैंने, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिनमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें जो एकल अभिकर्मक होता है वो छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है। संयोजन अभिक्रिया में आप लिख सकते हो, जैसे आपको बताया था मैंने, Ca+H2O, CaO+H2O gives CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया। और वियोजन में आप लिख लो CaCO3, जब भी आप इसे ऊष्मा देंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है। अब उसके बाद है जो वियोजन अभिक्रिया के आपको एक एक उदाहरण देने हैं जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत रूप में प्रदान की जाती है। बड़ा सिंपल सा है। वियोजन अभिक्रिया मतलब जो वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में प्रदान होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CaCO3, तो यहाँ पे CO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, और यहाँ पे हम जब इसे ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। दूसरा, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जब वियोजन प्रकाश की ऊर्जा के रूप में प्रदान होता है। जैसे दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड है, तो जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया, मतलब प्रकाशीय वियोजन। और एक होता है विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। जैसे ये जल का अणु है, तो जैसे हमने इसमें करंट फ्लो किया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये है 3 समीकरण जो आपको देनी है वियोजन अभिक्रिया के। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन और तीसरा विद्युत वियोजन। ठीक है। फिर आपके पास विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इनकी अभिक्रिया थी। बड़ा सिंपल है, ये सारी चीजें हमने नोट्स में वीडियो में बता रखी है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पूरी क्लास दीजिए पहले, उसके बाद आप खुद सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CaSO4 है और यहाँ पे जिंक से अभिक्रिया हो रही है, तो जिंक क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है तो ये से हटा देगा, तो ये आएगा ZnSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन मतलब हुआ जहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। जैसे दिखा हुआ बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो ये जो Na है वो Cl के साथ चला जाएगा और जो Ba है वो SO4 के साथ चला जाएगा, तो इसी को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। फिर आपके पास एक अभिक्रिया आपको देनी है जो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित की जाती है। तो मतलब सिंपल सा है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जैसे इसमें कॉपर डालेंगे तो कॉपर सिल्वर को हटा देगा, तो ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे Cu आ जाएगा, तो यही अभिक्रिया आपको देनी है। ठीक है। फिर आगे आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो वैसे तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, या आप ये कर सकते हो जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, तो जो बेरियम
क्लोराइड है तो यहाँ पे जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा BeSO4, और जो पोटेशियम क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे BeSO4 है ये अवक्षेप है एक, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है जो विलय में अविलय होता है, मतलब किसी भी पदार्थ में घुलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अपचयन क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। बड़ा सिंपल सा है, उपचयन मतलब हो गया जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे बोलता हूँ उपचयन। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप इसे, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे बोला जाता है उपचयन। जैसे कार्बन है, इसमें जैसे हमने ऑक्सीजन डाला तो ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही Mg है मैग्नीशियम, इसमें आपने ऑक्सीजन डाला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, उपचयन के हैं। अपचयन मतलब क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन डाला हमने तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे है ZnO+C, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और Zn अलग हो जाएगा, तो ये है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे इसमें एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, बताइए। तो ये जो X है, ये जो तत्व है ये है कॉपर, कॉपर नाम है इसका। और जैसे ही ये इसे हम गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इस पे, जिस वजह से इसका रंग काला पड़ जाता है। तो दिया भी है कॉपर है, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एक तरीके से ऑक्सीकृत हो जाता है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। आपको मैंने बताया था संक्षारण क्या होता है। तो जब लोहा अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो इस पर कुछ समय भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ये है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। फिर है जो तेल और वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों प्रभावित किया जाता है। तो आपको बताया था मैंने विकृत गंधिता क्या होती है, मतलब आप जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं अगर उसे आप लंबे समय तक खुले हुए छोड़ देते हो तो उसका स्वाद या उसकी गंध बदल जाती है और इसे मतलब वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन की गैस मतलब नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, ताकि वो विकृत गंधित ना हो। और लास्ट वही दिया हुआ उसने कि आपको इन पदों को वर्णन करना है एक एक उदाहरण के साथ में। तो संक्षारण ये बताया मैंने, जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस पर किसी भी रंग की परत चढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संक्षारण। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता बात करी अभी हमने, जो भी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ होता है जब वो लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है क्योंकि ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम विकृत गंधिता। अब जैसे इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत ना हो या उसका उपचयन ना हो। ठीक है, तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हुए हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। आप एक बार वीडियो देखिए और इन क्वेश्चन को फिर खुद से हल हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।